हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। हम ये खिलजी वंश जिस तरह से ख़त्म कर चुके हैं और उसके ऊपर एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, ये उसी का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने नेट और यूपीएससी के कुछ प्रश्नों को उठाया था। इस सत्र में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट लेवल के जो पीसीएस के एग्ज़ाम है या एनडीए सीडीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे उसकी चर्चा की जाएगी। तो अभी आप देखेंगे किस तरह से, जिस तरह से हमने जो पढ़ाई करी है, ये जो प्रश्न है आपके सामने जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि हमने इसका गहन अध्ययन किया हुआ है। तो हम आज की अपना ये सत्र को शुरू करते हैं। ये प्रश्न हमने पिछले सत्र में कर लिए थे यूपीएससी के और नेट के, और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। 15 प्रश्न हमने पिछले सत्र में कर लिए थे। आज के इस सत्र में हम 15 और प्रश्नों को करेंगे और उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करके आपको बताएंगे कि किस तरह से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था में परमिट जारी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? एक बाज़ार है, उसकी सराय अदल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसने 3 तरह के बाज़ार बनाए हैं। सराय अदल जो बाज़ार है, इसमें उन वस्तुओं को बेचा जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था जिनको बहुत लंबे समय के लिए हम रख सकते हैं। और जैसे वस्त्र हैं, कीमती वस्त्र, रेशमी वस्त्र हुए, या जड़ी बूटी हैं, और कोई महंगे पत्थर हैं। इस तरह के जो वस्तुएं होती थी, ये सराय अदल में बेची जाती थी। तो ये सराय अदल में जब बेची जाती थी तो परमिट जारी करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था जो परमिट देता था व्यापारियों का पंजीकरण के बाद कि उस वस्तु को ये व्यापारी बेच सकता है, और कौन उसको खरीदेगा, उस जो व्यक्ति उसको खरीदता था उसको एक रिसिप्ट दी जाती थी, जिससे कि उसको सस्ते और नियंत्रित दाम में खरीद के कोई व्यक्ति बाहर जाके उसको महंगे दामों पे ना बेच सके। तो ये जो परमिट जारी करने वाला अधिकारी है, इसका नाम था परवाना नवीस। और बाकी जो अधिकारी इसमें दिए हैं, मुहत्सिब, बरीदे मंडी और शहनाई मंडी। तो जो मुहत्सिब है, ये जन साधारण के आचार विचार जो होते थे और जो व्यवहार हैं उनका रक्षक है। तो ये एक तरह से मॉरल पुलिस है और आचार विचार का रक्षक है, और इसको हम मॉरल पुलिस भी कह सकते हैं, मॉरल पुलिस। इसके बाद जो हमारा अगला अधिकारी है वो है बरीदे मंडी। बरीदे मंडी का मतलब है, बरीद जैसे मैंने आपको बताया गुप्तचर है, गुप्तचर को बरीद बोला जाता है, और बरीदे मंडी मतलब मंडी के अंदर जो गुप्तचर है, ये भी एक अधिकारी है। और चौथा अधिकारी है शहनाई मंडी, जो कि बाजार का अधीक्षक था। जो खाद्य पदार्थ की जो बाजार है जिसको मंडी बोला गया है, उसका ये अधीक्षक है शहनाई मंडी। और ये बरीदे मंडी और मुहत्सिब पद में ये दोनों शहनाई मंडी से तो नीचे हैं, परंतु ये तीनों ही अपनी अलग अलग रिपोर्ट सुल्तान को भेजते हैं। तो इस तरह से सुल्तान जो है उससे कोई बात छुपती नहीं, और इसमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोल सकता, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य 2 जो अधिकारी हैं वो सुल्तान तक उस समाचार को पहुंचा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा परवाना नवीस। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुलीन ने एक भव्य शराब पार्टी का आयोजन किया और नशे की हालत में सुल्तान को शिकार करने वाले चाकू से मारने का भी वादा किया? तो ये बात हो रही है जलालुद्दीन के समय की। जलालुद्दीन के समय जब हमने उसके विद्रोहों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से विद्रोह हो रहे हैं, तो मलिक छज्जू का विद्रोह पढ़ा था हमने, सिद्दी मौला का पढ़ा था, और इसके बाद ताजुद्दीन कूची का पढ़ा था। ये ताजुद्दीन कूची के बारे में बात हो रही है। ताजुद्दीन कूची जो है ये एक अधिकारी है, तुर्कने चालिया का सदस्य है, और ये ऐसा नशे की हालत में ऐसा दावा करता है कि ये सुल्तान को चाकू से मार देगा। और जब सुल्तान को इस बात का पता चलता है जलालुद्दीन को, तो जैसे कि हमने बताया उसकी जो नीतियां हैं वो उदारवादी हैं, और वो उदारवादी और मानवता की नीति पे उसका अनुसरण कर रहा है। तो ये इसको माफ़ कर देता है और इसको बस एक भाषण देता है मानवता का, और हालांकि गुस्से से तलवार उठाता है, पर वो तलवार वापस म्यान में डाल देता है और उसको मानवता का भाषण देके इसको माफ़ कर देता है। अब ये प्रश्न नेट के 2018 में पूछा गया है। अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन और मंगोल आक्रमणों का वृतांत निहित है? तो अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं जितनी दे रखी हैं, इसमें खज़नाए फुतूह, नूह सपेर, किरानुस सादैन और देवल रानी खिज़र खां, ये चारों की चारों रचनाएं जो हैं ये अमीर खुसरो की ही हैं। और जब मैंने आपको बताया था खज़नाए फुतूह, खज़नाए फुतूह का जो अर्थ है वो यही है। फुतूह का अर्थ होता है
विजय, और खसनाल फतूह मतलब पृथ्वी की विजय। तो इसी पुस्तक में ये इसके दक्कन के अभियान और जितने मंगोलों के आक्रमण हुए हैं इसके बारे में अमीर खुसरो इसमें इसका वृतांत निहित करता है। और बाकी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया देवल रानी खिज़्र खां की जो पुस्तक उसने लिखी है इसका नाम है आशिका। इसी को इसने देवल रानी और खिज़्र खां बोला है, लेकिन जो पुस्तक है उसका नाम है आशिका। तो इस तरह से नूह सिपहर और किरान सादिन इस पर भी हम बात करेंगे। प्रश्न 19 है, बर्नी के अनुसार एक बार ठग पकड़े जाने पर सुल्तान ने उन्हें दंड देने की जगह नाव में बिठाकर लखनौती भेज दिया। वो किस सुल्तान की बात कर रहा है? बलबन, रज़िया, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? अब जैसा कि हमने बलबन का चरित्र पढ़ा तो बलबन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बलबन रक्त और लौ की नीति पे उसका अनुसरण कर रहा था आंतरिक मामलों में। और अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रक्त और तलवार की नीति पर अनुसरण कर रहा था और विद्रोहियों का कठोरता से दमन करता था। रज़िया के समय में ऐसा कुछ हमको वृतांत नहीं मिला है, लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी है ये क्योंकि उदारवादी है और इसी के समय में हमको ऐसा वृतांत मिलता है कि ये ऐसी उदारवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। जब बर्नी बोलता है कि बहुत ज़्यादा दंड नहीं देता था, अधिक से अधिक दंड अगर किसी विद्रोहियों को देगा तो क्या देगा कि उसको अपने सल्तनत से बाहर भेज देता था। तो यही एक घटना थी जिसके बारे में बर्नी बोलता है इसके समय, कि जब ठग पकड़े जाते हैं दिल्ली के आसपास तो उनको सुल्तान जो है कोई और दंड नहीं देता, बस उनको नाव पे बिठा के लखनौती भेज देता है, मतलब अपने जो सल्तनत है उससे थोड़ा सा बाहर भेज देता है। यही उनका एक दंड होता है। अब ये प्रश्न 20 मैंने लिया है, यूपी के पीसीएस में पूछा गया है प्री में 2014 में। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों और सल्तनत की सीमा क्या थी? मतलब जो हमारा भारत है उसमें जो मंगोल हैं, ये हमारा अगर भारत है तो इसमें जो मंगोल यहाँ से जो आक्रमण कर रहे हैं ये, और यहाँ पे जो दिल्ली की सल्तनत है, ये पूरा हिस्सा दिल्ली की सल्तनत है। तो ये दिल्ली की सल्तनत और मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? तो जब मैंने आपको बताया था मंगोलों के आक्रमण के समय किस तरह से बर्नी बोलता है कि जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने उनका दमन किया और बुरी तरह से उनको परास्त किया बार बार लगातार युद्धों में, तो आखिरी में 1306 के बाद वो सिंधु नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, क्योंकि बर्नी हमको ऐसा बोलता है कि वो सिंधु नदी पार नहीं कर सके। इसका मतलब यही है कि जो सिंधु नदी थी, यहाँ पे जो नदी बह रही सिंधु नदी, ये सीमा निर्धारित हो गई मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दूसरा प्रश्न मैंने फिर से लिया है यूपी पीसीएस से 2015 में पूछा गया है सवाल, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और बलबन। अब मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी कभी गुलाम रहा ही नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है, और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। तो जिस तरह से इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम है और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तो इल्तुतमिश को इसीलिए बोला गया है गुलाम का गुलाम। हालांकि जो बलबन है ये भी गुलाम था, लेकिन इसको इल्तुतमिश ने सीधे तौर पे नहीं खरीदा था, बल्कि इल्तुतमिश की जगह इल्तुतमिश से आज्ञा लेके उसके वज़ीर ने बलबन को ख़रीदा था। तो इसलिए बलबन ये ऑप्शन में नहीं फिट हो रहा है और ये फिट हो रहा है इल्तुतमिश। तो इस तरह से देखिए आपकी, अब मैंने अगला एक प्रश्न और लिया है यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है ये। तो इस तरह से देखिए आप 14, 15, 16 हर साल यूपी पीसीएस में इस विषय से 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी तो मैंने केवल खिलजी वंश तक पढ़ाया है, इसलिए मैं केवल वहीं तक के प्रश्नों को ले रहा हूँ। जब मैं आगे पूरा सल्तनत पढ़ाऊँगा तो हम देखेंगे कि यूपी के पीसीएस में भी हर साल 3-4 सवाल, 2 से 3 सवाल सल्तनत के इतिहास से आई जाते हैं। और इसी तरह से और भी स्टेट के जो पीसीएस हैं, जैसे अभी मैं वेस्ट बंगाल का भी एक प्रश्न उठाऊँगा, तो हर एक पीसीएस में इस तरह के सवाल आते हैं। अब ये प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा गया है? शिवाजी, हेमू, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य की जो बात कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके बाद अब जो है ये यहाँ पे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो जिस तरह से हमने देखा पृथ्वीराज चौहान के समय में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और तराई का जो पहला युद्ध होता है उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन जो दूसरा युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और उसके बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसीलिए इसको भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया है। एक तरह से
बोला गया कि जो बाहरी विदेशी हैं उन्होंने यहाँ पे सत्ता स्थापित कर दी है। तुर्क को विदेशी माना गया है और अब उन्होंने यहाँ पे सत्ता स्थापित की है। और शिवाजी के समय में तो पहले से ही मुग़ल थे, हेमू के समय में भी पहले से ही तुर्क आए हुए थे, और महाराणा प्रताप के समय में भी मुग़ल पहले से स्थापित थे। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को ही अंतिम सूर्य कहा, क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब ये यूपी पीसीएस 2018 से मैंने एक प्रश्न उठाया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इधर हमको जगह के नाम दिए हैं देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडेराज। जैसा हमने जब इसके दक्षिण अभियान पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये उसी से संबंधित है। और उसके सामने हमको उसके शासकों के नाम दिए हुए हैं, शंकर देव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल और वीर पांड्या। तो मैंने बताया था जब पांड्य देश में जब वो मलिक कफूर अटैक करता है, यानी कि मदुरई सुदूर दक्षिण में आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे पहला आक्रमण होता है दक्षिण प्रदेश में। लेकिन इन जितने भी ये प्रदेश हैं इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है सल्तनत में, प्रत्यक्ष रूप से इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि इनको वार्षिक कर के बदले इनको अपना राज्य वापस दे दिया जाता है और राज करने की स्वाधीनता दी जाती है। बस शर्त ये रखी जाती है कि अपना वार्षिक कर भेजते रहेंगे। तो जब देवगिरी पे आक्रमण करता है उस समय देवगिरी में शंकर देव जो था वो रामचंद्र देव का ही पुत्र था। तो शंकर देव बाद में रामचंद्र देव के बाद शंकर देव शासक बनता है, इसलिए ये सही है। लेकिन वारंगल में हम देखें तो ये रामचंद्र देव देवगिरी का है, वारंगल का नहीं है। वारंगल में जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रताप रुद्र देव, क्योंकि ये सही सम्मिलित नहीं है। और होयसल में वीर बल्लाल था, वीर बल्लाल तृतीय, और पांड्य देश में भी वीर पांड्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा वारंगल, रामचंद्र देव सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वारंगल में उस समय शासक था प्रताप रुद्र देव और काकतीय वंश का शासन था वहाँ पे। अभी मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। 24वां क्वेश्चन है, मंगोलों के विरुद्ध स्थायी नीति किस सुल्तान ने अपनाई। सबसे पहले किस सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध एक स्थायी नीति अपनाई। तो जब हमने पढ़ा था तो देखा था पहला मंगोल आक्रमण जो दिल्ली सल्तनत में हो रहा है वो हो रहा है बहराम शाह के समय में। फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण जो मंगोलों का हुआ वो हुआ बहराम शाह के समय में। और बलबन के समय में आते आते मंगोलों से संधि का दौर शुरू हो गया था। तो मंगोलों से संधि कर लेता है बलबन, और इस तरह से ऐसी कोई स्थायी नीति हमने नहीं देखी मंगोलों के विरुद्ध बलबन की भी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब आक्रमण होते हैं तो मंगोल परास्त होते हैं बुरी तरह, और जलालुद्दीन खिलजी उनको मंगोलपुरी में बसा देता है, जिनको हम नव मुसलमान कहते हैं, और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम देखते हैं एक सुदृढ़ नीति एक बनाई गई है। जो बलबन ने जितने किले बनाए थे उन सब किलों को उसने मरम्मत कराई, और हर एक किले पे एक सेना रखी, पृथक सेना रखी, और हर एक सेना के ऊपर एक सीमा रक्षक रखा। और उस सीमा रक्षक पे प्रथम पद इसने दिया मलिक गाजी को। तो मलिक गाजी जो है यही आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक बनता है। हम जैसे हमने खिलजी वंश का अंत देख लिया और देखा कि किस तरह से मलिक तुगलक को सारे जितने अमीर हैं वो बुलाते हैं दीपालपुर से, और किस तरह से वो शाही सेना को परास्त करता है। खुसरो शाह जो सुल्तान है उसको किस तरह से वो मृत्यु दंड दे देता है। तो ये जो स्थायी नीति है ये अपनाई सबसे पहले थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद महत्वाकांक्षा को किसने नियंत्रित किया। मलिक कफूर, फ़खरुद्दीन, अताउल मुल्क या खिज़र खां। अब जैसा कि हमने पढ़ा था बर्नी जो है बताता है कि सुल्तान ने दो बहुत ही अजीब सी एक योजना बनाई है। पहली तो एक दूसरा धर्म स्थापित करना चाहता है वो, और दूसरी योजना थी कि वो पृथ्वी को पूरा विजय करना चाहता है सिकंदर की तरह, और सिकंदर की तरह विश्व विजयी कहलाना चाहता है। तो इसकी जो दोनों महत्वाकांक्षा थी वो एक ही इंसान ने इसको नियंत्रण किया, उसका नाम था अताउल मुल्क। ये दिल्ली का कादी है, और ये इसकी बात को काफ़ी तवज्जो देता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जिस समय इसने देवगिरी की लूट की थी जलालुद्दीन खिलजी के समय में, उस समय अताउल मुल्क ने ही
जलालुद्दीन खिलजी को अंधेरे में रखा और उसको गलत सूचनाएं दी, तो ये इसका काफ़ी आभारी भी था। और ये अताउल मुल्क जो है ये इसको सूचनाएं देता, मतलब ये इसको नियंत्रण करता है और इसको समझाता है कि जो पहली इसकी जो योजना थी कि दूसरा धर्म स्थापित करना, उसके बारे में ये बोलता है कि धर्म का जो काम है वो पैगंबर का है या फिर उसके अनुसरण करने वाले जो काजी और इमाम हैं उनका काम है। इसमें सुल्तान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सुल्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो धर्म की जो नीति, जो नया धर्म बनाना चाहता है उसको ये त्याग देता है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी महत्वाकांक्षी इसकी योजना जो है साम्राज्यवादी की और विश्व विजय जिस तरह से वो करना चाहता है और सिकंदर सानी की उपाधि भी लेता है। तो अताउल मुल्क उसको ये समझा देता है कि जो विश्व विजय है वो आप उसका ख्याल त्याग दीजिए, क्योंकि आपके पास अरस्तु जैसा कोई एक ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं है, जैसे इसके सिकंदर के पास था अरस्तु, ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है आपके पास जो आपका मार्ग आपको बताए। और दूसरी चीज़, जिस समय अलेक्जेंडर ने यहाँ पे आक्रमण करके विश्व विजय किया उस समय जो ग्रीस था उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, और हमारी जो सल्तनत है अभी वो इतनी सुदृढ़ नहीं है कि आप विश्व विजय की तरफ बढ़े। इससे बेहतर होगा कि आप जो साम्राज्यवाद, मतलब जो सल्तनत अपना भारत में जो फैलाना चाहते हैं, यदि आप सीमावर्ती प्रदेशों को ही जीत लें तो उसको आप विश्व विजय के हिसाब से उसको समझ सकते हैं। तो ये अताउल मुल्क इसको ऐसी नसीहत देता है और यही इसकी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करता है। प्रश्न 26 है, किस सुल्तान ने हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा और अपने धर्म का प्रचार करने एवं अनुष्ठानों का संपादन करने का पक्ष लिया है? रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या जलालुद्दीन खिलजी? तो जब हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसकी उदारवाद नीति है और किस तरह से वो हिंदुओं का अनुसरण करने दे रहा है अपनी जितनी भी उनकी धार्मिक अनुष्ठान है, और ये अहमद चप को बोलता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो सही मायने में कभी भी इस्लामिक नहीं हो सकता। और जैसा कि हमने देखा कि इसके भवन के पास से ही यमुना नदी जो बह रही है वहाँ पे मूर्ति पूजन भी हो रहा है और वहाँ पे मूर्ति विसर्जन भी कर रहा है, हिंदू कर रहे हैं सारे, और ये ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं, और लेकिन इसको ये कभी भी रुकवाता नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये इस तरह की नीति अपना रहा है जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि उस समय सल्तनत में धार्मिक स्वतंत्रता थी काफ़ी हद तक। और जब हम आगे पढ़ेंगे सिकंदर लोदी का जब समय आएगा और फिरोज शाह तुगलक के बाद जब सिकंदर लोदी का समय आएगा उस समय हम देखेंगे ये सब धार्मिक अनुष्ठान काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं और वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर आघात किया जाता है। प्रश्न 27 है, अमीर खुसरो ने किस किले की प्रशंसा करते हुए उसको हिंदुओं के स्वर्ग से भी ऊंचा बताया है? रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा या जालौर? तो जब मैंने उसके उत्तरी भारत के अभियानों के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी चित्तौड़ के किले की। ये चित्तौड़ के किले का ही एक दृश्य है। चित्तौड़ के किले की प्रशंसा करता है अमीर खुसरो और उसको देख के बोलता है कि ये हिंदुओं के स्वर्ग से भी ऊंचा है और यहाँ का जो शासक रहा होगा वो उसका सिंहासन 7वें आसमान से भी ऊंचा रहा होगा। तो इस तरह से काफ़ी इसकी प्रशंसा करता है क्योंकि ये दुर्ग जो है ये अपने आप में ही देखने में काफ़ी प्रशंसनीय है और बहुत ही मजबूत है और काफ़ी ऊंचा है ये दुर्ग, तो इसलिए इसकी ऐसी ऐसी प्रशंसा करता है अमीर खुसरो अपने काव्यात्मक रवैये से। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मार्थ भूमि अनुदान नहीं है? इनाम, तौफीर, वक्फ या इदरार? तो जब मैंने आपको भूमि अनुदान के बारे में बताया था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी भूमि अनुदान दिए गए हैं धर्म के लिए या बाकी और कार्यों के लिए, तो किस तरह से वो जितनी भूमि है वो सब वापस ले लेता है और उसको खालसा भूमि में परिवर्तित करता है। तो मैंने बताया था आपको जो इनाम भूमि है ये पुरस्कार के रूप में दी गई है, तो इस तरह से ये भी एक धर्मार्थ के प्रकार ही हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वक्फ जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी हुई भूमि है, जैसे मस्जिद को दी या किसी मौलवी को दी, तो ये धार्मिक क्रियाकल्पों के लिए जो भूमि दी गई है उसको वक्फ बोलते हैं। अभी आपने सुना भी होगा वक्फ बोर्ड जिसको बोला जाता है। और इदरार जो है ये वो भूमि है जो पेंशन के रूप में दी जाती है। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों एक तरह के प्रकार हैं धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल लैंड ग्रांट्स के। जो तौफीर है ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है, जब हमने पढ़ा था कि राजस्व आ रहे हैं इक्ता से, लेकिन बलबन के समय तक बलबन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि किस इक्ता से कितना राजस्व आ रहा है, तो उसने प्रशासनिक ढांचे कुछ ऐसे बनाए, उसने ख्वाजा की नियुक्ति की थी, हमने पढ़ा था
ख्वाजा एक ऐसा अधिकारी है जो सभी इक्ताओं में कितना राजस्व आ रहा है उसका हिसाब और लेखा जोखा कर रहा है। तो अब प्रशासनिक ढांचा जो है वो पूरी तरह से सुदृढ़ हो चुका है अलाउद्दीन के समय में आते आते, और अब अलाउद्दीन को पता चल रहा है कि किस इक्ता से कितना राजस्व आ रहा है। तो जो राजस्व का जो बढ़ोतरी है किसी भी इक्ता से, उसको तौफीर बोला गया है। तो ये तौफीर जो शब्द है ये राजस्व से जुड़ा हुआ है, इक्ता से आने वाले, और ना कि धार्मिक अनुदानों से। प्रश्न 29 अब ये वेस्ट बंगाल के पीसेस में पूछा गया 2008 में। किस सुल्तान ने राशन प्रणाली लागू की? बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमने जब पढ़ा था अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण, उसके मूल व्यवस्था जो हमने पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से वो सरकारी भंडार बना रहा है, और सरकारी भंडार बनाने के बाद वो किस तरह से जब आपातकाल परिस्थिति आती है तो किस तरह से राशन जो है वो मुहैया कराता है 6 से 7 सेर प्रति घर को, जैसा हमें बर्नी बता रहा है। तो ये सरकारी भंडारण और ये जो पूरी प्रणाली है, राशनिंग प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, ये अलाउद्दीन के समय में शुरू होती है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसीलिए बोला गया है कि जो भले जितना अकाल पड़ा हो लेकिन कोई भूख से नहीं मर रहा था, क्योंकि सरकारी भंडार भरे हुए थे। और इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वृतांत देता है इब्न बतूता जब आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो बताता है कि सरकारी भंडारों में इतना अनाज भरा था कि 20 साल के बाद जब इब्न बतूता ने उसका चावल खाया तो चावल अभी भी वहाँ पे था, और काला ज़रूर पड़ गया था समय की वजह से, लेकिन वो चावल अभी भी स्वाद में उत्कृष्ट कोटि का था। तो इस तरह से सरकारी भंडारण और राशनिंग की जो प्रणाली है पूरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान है जो दिल्ली सल्तनत में ऐसी प्रणाली लागू करता है। अभी आज का आखिरी प्रश्न है, ये एनडीए 2002 में पूछा गया है। इसी तरह से प्रश्न एक सीपीएफ में भी आया था। सीपीएफ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न आ चुका है, और इसी तरह का एक प्रश्न जो है वो सीडीएस में भी मैंने देखा था। मैंने इस प्रश्न को उठाया जो कि उन तीनों प्रश्नों को एक तरह से सम्मिलित कर ले रहा है। तो ये कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें नीचे दिए 3 कथन हैं और कोड में से हमको आंसर चुनना है। पहला कथन कहता है अलाउद्दीन ने खाद्य पदार्थ के दाम तय कर दिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे सल्तनत के इतिहास में, और इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न निकल के आते हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम को उठा लें और आप अगर सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके बाजार व्यवस्था से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके जितने भी भू राजस्व सुधार हैं या सैन्य सुधार हैं उसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो उसी में से एक ये प्रश्न है, अलाउद्दीन ने खाद्य पदार्थ के दाम तय कर दिए। दूसरा कथन है अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा कथन है अलाउद्दीन के समय में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले राजस्व का हिस्सा उपज का आधा कर दिया गया था। तो हमने देखा था किस तरह से उसने बाज़ार में मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू करी है, और उसके समय की विशेषता ही इतिहासकारों ने बताई है कि जो बाज़ार में जितने भी पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ जिसको मंडी बोलते हैं, मंडी में जैसे चना, जौ, गेहूँ कुछ भी है, उसके जो दाम हैं वो तय कर दिए गए हैं, और अब वो दामों में उतार चढ़ाव नहीं होता, दाम निश्चित हैं। तो ये उसकी बाज़ार की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ये कथन सत्य है आपका। इसके बाद दूसरा कथन है अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिए। तो हमने देखा कि नगद वेतन देना शुरू करता है अलाउद्दीन, और नगद वेतन देने के साथ एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करता है 4,75,000 जिसको बर्नी बताता है, और नगद वेतन देने वाला ये पहला ऐसा सुल्तान है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से सैनिकों को भूमि दी जा रही है, इक्ताएँ दी जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा इक्ता वितरण, जैसे लाहौर से लेके दोआब तक का क्षेत्र जो है पूरा का पूरा इल्तुतमिश ने छोटे छोटे इक्ताओं में बांट के अपने सैनिक अधिकारियों को दे दिया था। लेकिन यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि वो इक्ताओं की जो भूमि है वो किसी तरह से सीधे सीधे खालसा भूमि में परिवर्तित हो, और यहाँ से सैनिक अधिकारियों को ये नकद वेतन दे रहा है। तो ये वाक्य भी सही हो गया। तीसरा कथन है अलाउद्दीन के समय किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले राजस्व का हिस्सा उपज का आधा कर दिया गया था। तो जब हमने बताया था आपको इसने जो नियम लागू किए, पहला भूमि की पैमाइश कराई, और पैमाइश के आधार पर ही इसने राजस्व को निर्धारित किया प्रति बिस्वा। उस समय हमने ये भी बताया था कि 33% जो कर उस समय हुआ करता था, इसको ये बढ़ा के कर देता है 50%।
तो 50% मतलब क्या हुआ कि जितना उसका उपज हो रही है किसान की, उसका आधा हिस्सा जो है वो राजस्व के रूप में वसूला जा रहा है सल्तनत में अलाउद्दीन के समय। इससे पहले जो बिचौलिए थे, ये 33% जो कर है, ये सीधे सीधे 50%, तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया किसानों पे। हालांकि बोझ बढ़ा किसानों पे, लेकिन किसान जो है उस समय जो 33% कर देते थे, इसके साथ साथ जो बिचौलिए थे, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी हैं, गाँव के ग्रामीण के जो मुखिया हैं और जो राजस्व वसूल रहे हैं, वो अपना भी कुछ ना कुछ हिस्सा इस राजस्व में ले लिया करते थे। तो आखिरी में अगर देखा जाए तो किसानों को 33 नहीं बल्कि कुछ 40 से 45% कर देना पड़ता था। अब क्योंकि वो खुद और मुकद्दम के जो इनकी जो प्रताड़ना थी उससे तो बच गए, उससे तो सुल्तान ने बचा लिया, क्योंकि यहाँ पे उसने हमने देखा कि किस तरह से बिचौलियों को दमन कर दिया, बिचौलियों की शक्ति ख़त्म कर दी और बिचौलियों को हटा के किस तरह से सल्तनत राज्य का सीधा रिश्ता जोड़ दिया किसानों से। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो कर देते थे, वो जो पहले थोड़ा सा कम था, उत्पीड़न के बाद भी वो बढ़ के 50% हो गया। इसीलिए उसके जितने जो सुधार हुए, भू राजस्व सुधार, इसमें सल्तनत को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, राज्य को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। इसीलिए बर्नी और जैसे के.एस. लाल वगैरह हैं, आज के जो इतिहासकार हैं, और मध्यकालीन इतिहास अगर समकालीन इतिहासकार देखें बर्नी, तो इसके जो कर की जो व्यवस्था है पूरी, इसकी ये आलोचना करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे जो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम से लिए हैं और कुछ मैंने एमसीक्यूज़ डाले हैं और प्रयत्न किया है कि किसी तरह से खिलजी वंश को हम पूरा रिवाइज़ कर लें। और हमने कुल 30 प्रश्न बना लिए हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश में भी 25-30 प्रश्न बनाए थे। तो जब ये पूरी सल्तनत का इतिहास ख़त्म होगा, उस समय आप देखेंगे कि आपके पास 150 से 200 तक प्रश्न लगभग तैयार हो जाएंगे। और ये कुछ एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और ये इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इन्हीं में से निकाल के दोबारा उसी कथन को किसी न किसी दूसरे तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमने अपना खिलजी वंश तक का इतिहास पढ़ लिया है। अब मैं एक सत्र रखना चाहता हूँ अमीर खुसरो के ऊपर, क्योंकि अमीर खुसरो जो है वो कला और संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी परीक्षाओं में इसके ऊपर प्रश्न भी आते हैं, इस दृष्टि से भी है और इतिहास की दृष्टि से भी है। तो यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की या फिर किसी भी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतिहास के साथ साथ उसको कला और साहित्य से भी जोड़ा गया है। तो यदि आप कला और साहित्य से भी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे यूपीएससी या पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में हमने देखा कि इतिहास के साथ साथ कला और साहित्य से भी प्रश्न आते हैं, तो हम उसका एक हिस्सा है अमीर खुसरो, और इस तरह से प्रश्न बहुत सारे फ्रेम किए जाते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक सत्र रखूँगा, उसमें हम अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे और उसके जितने भी कृत हैं, जितनी उसकी कृतियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस कृति में उसने किसके ऊपर लिखा है, किस विषय पे उसने उस रचना को बनाया है। जैसे मैंने खतनाइल फुतूह की बात की, जिसको हम तारीख़ इलाही कहते हैं, ऐसे आगे चल के नूह से पेहर वगैरह की बात करेंगे हम। तो उसकी जो मसनवी हैं और जो आखिरी मसनवी है तुगलकनामा, जो उसने गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना तुगलक वंश का शुरुआत कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें।